बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेंशन और तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर, कवानीन में तब्दीली नामंजूर, कैंट स्टेशन पर रेल मजदूर रहनुमा नसीम राव का अपने खिताब में कहना था कि लोगों को हकूक ना दिए रेल का चलना मुश्किल हो जाएगा। रेल हमारी माँ है, ये चलेगी तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा। मजीद जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। देखिए, इसमें कराची कैंट स्टेशन पर जो है रेल मजदूर इत्तेहाद के ज़ेर इंतजाम एहतजाजी मुजाहरा जारी है, जिसमें रेल से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर जो है बड़ी तादाद में शरीक हैं। रहनुमाओं की स्पीचेस का सिलसिला भी जारी है, जबकि रेल के जो मजदूर हैं उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि उनकी तनख्वाहों को जो है वो बर वक्त अदा किया जाए, क्योंकि गुज़श्ता 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया, इनकी तनख्वाहें जो है वो बर वक्त नहीं दी जाती हैं। ये वो मजदूर हैं जो कि 30,000 से 50,000 के दरमियान तनख्वाह लेने वाला मजदूर है, तनख्वाह लेता है तो ही अपने घर का पहिया चलाता है। तो आइए जरा रहनुमाओं से बात कराते हैं, फिर आपको मजदूर भी दिखाएंगे कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ मंजूर रजी मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रेलवे यूनियन को बहुत अच्छे तरीके से भी चलाते हैं और बहुत अरसे से वो रेलवे के इंतजाम को अच्छे तरीके से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा एहतजाज की नौबत आई क्यों? क्योंकि ये तो रेल मजदूर काम कर रहा है, उनकी तनख्वाहें टाइमली दी जानी चाहिए। 1.5 साल से ऐसा है कि आप लोग एहतजाज करते हैं तो तनख्वाह मिलती। देखिए जनाब, बात यह है कि ये बड़ा जुल्म है। अफसरशाही हुकूमतें सारी मरात ले रही हैं, सेनेटर ले रहे हैं, ताहयात ले रहे हैं, वज़रा ले रहे हैं, वज़ीर आला ले रहे हैं। रेलवे मुलाजमीन तो काम करते हैं, रेल गाड़ियाँ चलाते हैं। पहले हमारी 22 गाड़ियाँ यहाँ से कराची से जाती थी और आज जो है वो जनाब अली 10 या 12 रह गई हैं। तो ये कहते हैं जनाब अली कि रेल खसारे में जा रही है, जबकि अभी चेयरमैन उसने कहा, CM ने कि भाई हमने इतने पैसे कमाए हैं, तो भाई रेल खसारे में हो ही नहीं सकती। रेल के अब मुलाजमीन भी रह गए 61,000 और जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो 1,40,000 के करीब है। उनकी पेंशन में कटौती ये वर्ल्ड बैंक IMF की वजह से कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर वक्त पर तनख्वाहें ना मिली, हमारी 4 कैटेगरी सिस्टम बनाया, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, पहली से लेकर के 5 तक। उसके बाद 5 तारीख को गार्ड और ST वगैरह को तनख्वाह मिलती है। उसके बाद 10 तारीख से 15 तक स्टाफ को मिलते हैं और 16 और 17 को गैंगमैन और शेड वालों को मिलती है। वो लेट हो रही है, 15 दिन 20 दिन, बल्कि इस महीने की तनख्वाहें मिली नहीं। तो हम ये मुतालबा करते, 1.5-2 महीने के बाद तनख्वाहें क्यों देते हो? इसी तरह पेंशन के और तनख्वाहों के पैसे बैंकों में आ जाते हैं। स्टेट बैंक और जो छोटे बैंक हैं वो जनाब जुल्म करते हैं, वो पैसे रोक लेते हैं और अपने मुनाफे के लिए डिले करते हैं, कहते हैं भाई आपकी पेंशन नहीं है, हालांकि पेंशन चली जाती है। तो हमारा ये मुतालबा है कि भाई वक्त पे तनख्वाहें दो, वरना ये कि जो 61,000 मुलाजमीन हैं वो किसी भी वक्त काम करना बंद कर देंगे और तुम अपनी मराद कम करो। ये फौज जफर मौज है। आप देखें कि मैं बता नहीं सकता, आप सब अखबार में पढ़ती हैं, मैं लिखता भी हूँ कि ये ख़त्म किया जाए। देखिए, अफसरान की तनख्वाहें कहा जा रहा है बर वक्त आ जाती हैं, लेकिन रेल का वो मजदूर जो कि रेल को चला रहा है उनकी तनख्वाहें जो है वो टाइम से नहीं आती। तो इसी तरह ये तमाम रहनुमा जो हैं उनकी जानिब से खिताब का सिलसिला जारी है। मैं इब्राहिम से कहूँगी जरा लेफ्ट साइड पर आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो है रेल का मुलाजिम जो है वो एहतजाज कर रहा है और इनका ये कहना है, बैनर्स उठाए हुए हैं, प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, अफसरान के खिलाफ नारेबाजी है। सिर्फ यही नहीं है, अपने मुस्तकिल किए जाने के हक में ये लोग यहाँ पर मौजूद है कि हमें मुस्तकिल किया जाए। इसके साथ साथ जो इनके लिए कवानीन बनाए गए हैं, पेंशन के कवानीन, उसमें रेल के रहनुमाओं का बताना है कि बहुत ज़्यादा कटौती होगी। रेल से अगर कोई मुलाजिम रिटायर्ड होता है उसको 20 लाख मिलता है, तो नए कानून के तहत 7 लाख उसको मिलेगा, जिसकी वजह से ये लोग जो है मुजाहरा कर रहे हैं कि ये जो तमाम कवानीन बनाए गए इनको वापस लिया जाए। ज़रा मजदूरों से मैं आपकी बात कराती हूँ और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मेरे भाई, क्या वजह है कि आज आप लोग यहाँ एहतजाज करने पर मजबूर? ये हमारी तनख्वाहें 4-5 महीने से लेट आ रही हैं। ये अगर 15 तारीख है तो 15 तारीख वाले को मिल रही है, पहली तारीख 2 तारीख, समझो कि 20-25 दिन लेट आ रही है। वो कभी तो ये, और पेंशनों का जो सुना है नया रूल जो आ रहा है वो हमारे मुल्क दुश्मन है, समझे, मजदूर दुश्मन है, इन्होंने निकाला है। वैसे रेल का मजदूर घर चला कैसे रहा है जब तनख्वाह टाइम से नहीं आ रही? 1.5 महीने की ताखिर से आपको तनख्वाह? ये अब दुकान वाले से कर्जा लेते हैं तो वो भी जो है ना हमारे घरों पे आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं हुई, हर इदारे की मिल रही है, आप रेलवे इदारे को क्यों नहीं मिल रही? तो अब हम कुछ बता ही नहीं सकते, यही कहते हैं कि आजकल
करते करते 20 दिन और समझो कि 2 महीने हो जाते हैं। 2 महीने में हम जो है ना उधार लेके खाते हैं, तनख्वाह ली वो फिर वापस दे देते हैं। तो हम फिर वही जो है ना खाली के खाली होते हैं। ना घर पे हम ना दाल ला सकते हैं, ना सब्जी ला सकते हैं, गोश्त की तो बात ही ना करें। गोश्त तो हम भूल ही गए हैं कि अब भी जो ड्रेस पहने हुए हैं उसके ऊपर धब्बे लगे हुए हैं, वाज़े तौर पर इस बात का सबूत है कि ये मजदूर है, ये मजदूर तबका काम करता है तो रेल का पहिया चलता है। मैं मजदूर रहनुमा से आपकी बात कराऊंगी, मेरे साथ मंजूर मल्ला साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? रहनुमा तंग थे, स्पीच का सिलसिला जारी है और बिल्कुल उनसे भी बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, एहतजाज करने की नौबत क्यों आई है? आप लोग क्यों यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं? आपके सामने ये सारी पोजीशन है और आप तकरीबन पिछले 3-4 महीने से देख रही हैं कि मुलाजमों को टाइम पर तनख्वाह नहीं दी जाती। ज़ाहिर उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो उनका घर का चूल्हा कैसे चलेगा? जो पहली तनख्वाह ले वो अगले महीने को जाके मिलती है, क्यों आकर? तो ये मुलाजम बेचारे कहाँ जाएं? तो हमारा ये एहतजाज है, हमारा ये हक है कि हमें तनख्वाहें, हमारे टीए, हमारे जो वाजबात है वो फौरन अदा की जाए। आप अपने अफसरों की कोई तनख्वाह लेट नहीं है, अफसरों की कोई उनकी जो अफसरशाही की जो उनकी शाही जो खराजात वो कम नहीं होते। मुलाजमों को जो महदूद तनख्वाह है वो भी टाइम पे ना मिले तो फिर एहतजाज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? और हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि ये आज हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन बवक्त में तनख्वाह अदा न की गई तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने रेल मजदूर महाज के प्लेटफॉर्म पे अपने कायदीन के कहने पे हम रेल का पहिया जाम करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि ये हमारा बुनियादी हक है और हमें चाहिए हमारे बच्चे। न आप टाइम पर हमें तनख्वाह देते हो, न आप हमें स्कूल देते हो, न आप हमारे हेल्थ देते हो। आखिर क्यों? हम भी इस इदारे के मुलाजिम हैं, हम भी इस इदारे को चला रहे हैं। ये इदारा इस मुलाजिमों की बलबूते पे चल रहा है। आखिर वजह क्या है? क्या हमने आपके साथ किया है? हम तो इस इदारे को जो रेल को हम अपने कंधों पे चला रहे हैं। एक गैगमैन देखो बेचारा जो कितने किलोमीटर तक वो पैदल चल कर चलता है और पटरियों में चलकर वो दिन। जरा नसीम राव साहब से भी आपकी बात कराऊंगी, मजदूर इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा हैं, सदर हैं। नसीम भाई मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, बिल्कुल मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो आप लोगों को पेंशन का जो कानून बना है वो क्या कानून है? जरा हमारे देखने वालों को उस कानून के हवाले से। जो पेंशन का कानून बनाया गया है जिसके ऊपर आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, वो कानून ऐसा क्या है कि आप लोगों को एहतजाज करना पड़ता है? देखें, पेंशन जो मुलाजमीन को दी जाती है उसका एक फार्मूला है कि 25 साल के बाद रिटायरमेंट ले सकता है, 60 साल की उम्र पे सुपर एनुएशन रिटायरमेंट हो जाती है। अब ये जो कानून बना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर 25 साल पे आपने रिटायरमेंट ली तो 60 साल की उम्र तक जितना भी पीरियड आपका बचेगा उम्र का, उसका हर साल 3% कटौती होगी। दूसरा ये कि जो पेंशन की कैलकुलेशन होती थी वो बेसिक पे, आखिरी जो बेसिक पे होती थी उस पे होती थी, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि जो आखिरी 3 सालों की जो बेसिक होगी उसका मीन निकालने के बाद आपकी पेंशन कैलकुलेट होगी। पहले जो पेंशन का फार्मूला था वो 30 और 70 का था, अब ये उसको 25 और 75 कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारे नुकसान हैं। जो सबसे बड़ा जो अलमिया जन्म लेगा वो ये लेगा कि जो बेवा है उस बेवा को ये सिर्फ 10 साल पेंशन देंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। अब मेरा ये सवाल है कि अगर एक आदमी 40 साल की उम्र में फौत हो गया और उसकी बेवा को पेंशन 50 साल की उम्र तक मिलेगी तो बकिया जो ज़िंदगी है वो बेवा कैसे गुजारा करेगी, उसका बच्चे कैसे गुजारा करेंगे? तो ये जालिमाना जो कानून है इसका बुनियादी मकसद ये है कि पेंशनों की कटौती करके और पैसा बचाया जाए। लेकिन आपको हैरानगी होगी इस बात पे कि टोटल 563 बिलियन पेंशन है वफाक की, जिसमें से सिर्फ 188 अरब जो है वो सिविलियन की है, बाकी सारी आर्मी की है। तो यानी 2/3 जो पैसा है वो आर्मी को जाता है और बाकी जो एक हिस्सा है वो सिविल पेंशनर को आता है। तो आप ये जो कदगन लगा रहे हैं ये लगा रहे हैं सिविल के ऊपर, तो भाई ये तो हमें कोई बचत भी नज़र नहीं आती। अगर आपने बचत करनी है तो सब पे ये कदगन लगाएं, लेकिन अगर सिर्फ आपने मकसद सिर्फ ये है कि सिविल के जो महकमे जो असास हैं इस मुल्क की, PIA आदिया नाज हमें आगाह कर रही थी। पेंशन और तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर हो गई है, कानून में भी तब्दीली नामंजूर कर दी गई है। रेल मजदूरों की जानिब से उनका घर का पहिया चलाना मुश्किल हो गया है, मजदूर तबका परेशान है। पेंशन और तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा कर दिया है। आदिया नाज अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में पानी बहुत इख्तियार कर गया। न्यू कराची सेक्टर 5G में शहरी गली में मौजूद बर्मे से खारा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। खारे पानी के इस्तेमाल से जल्द की बीमारियां फैलने लगी हैं।
इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे अपनी नुमाइंदा आयमा खान से। जायमा बताएगा कि शहरी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, कराची कहने को तो शहर है लेकिन बुनियादी सहूलियात ना होने के बायस जो है वो अब ये गांव का मंजर पेश करने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू कराची सेक्टर 5G में। यहाँ पे जो है मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखाएं, पानी की किल्लत के बायस जो है इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत जो है वो इलाके में बर्मा लगा लिया है और यहाँ पे इस बर्मे से जो है वो खारा पानी भरते हैं, जिसके बायस जो इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किल्लत आप के बायस जो है वो यहाँ न्यू कराची सेक्टर 5G के जो मकीन है वो शदीद अजियत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहने को कराची शहर है लेकिन मंजर जो है वो अब ये गांव का पेश करने लगा है। इस सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद है। सर बताइएगा, कितना वक्त हो गया आपके इलाके में पानी नहीं आ रहा? 15 दिन हो जाते हैं, पानी नहीं आता। पानी आता तो जिसके आज की लाइट हो, जिसके आ रहा उसके नहीं आता पानी बहुत जो है वो परेशानी है। बोरिंगों में पानी भी नहीं आ रहा इधर। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो हम देख रहे हैं कि चले ज़रूरत जो घर की ज़रूरत होती है, कपड़े वगैरह धोना, बर्तन धोना, उसमें खारा पानी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन पीने के लिए फिर आप लोग क्या करते हैं? पीने के ये होता है कि क्या नाम है, फ़िल्टर वगैरह से लेकर आते हैं पानी, जाके दूध और फ़िल्टर भी बहुत दूर लगे हमें, इस चक्कर वहाँ से लेकर आते हैं पानी जाके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना न्यू कराची सेक्टर 5G के इलाका मकीन जो है वो हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त भी जो है वो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बर्मे से पानी भर रहे हैं और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि खारा पानी जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो है पीने के लिए पानी जो है वो मजबूरन हमें ख़रीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है और महंगाई के इस दौर में ख़रीद कर पाना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गया है। जी आयमा खान हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि कराची में सड़कों की हालत बेहतर न बनाई जा सकी, सनती इलाकों में भी सड़कों का बुरा हाल है। साइट एरिया हबीब चौरंगी से मेट्रोविल जाने वाली सड़क भी मखदूश हो गई है। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे जुनैद जावेद से। जी जुनैद जावेद बताएगा कि अब तो माली इख्तियारात भी दे दिए गए हैं, तो मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइड एरिया के इलाके हबीब चौरंगी पर। यहाँ से मुतअद्दिद इलाके इसी चौरंगी से जो है वो लिंक करते हैं। अगर आपको मेट्रोविल की जानिब जाना है तो भी यहीं से यही रोड जो इख्तियार किया जाता है, जबकि दूसरी जानिब बिनोरिया टाउन के लिए भी जो है वो यही रास्ता इख्तियार किया जाता है। बहुत ही बुरी सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। सड़कें टूट फूट का शिकार है। कहने को तो सनती एरिया है, पूरे मुल्क को जो है ये सनती एरिया चलाता है। भारी टैक्स जो है यहाँ पर लोग अदा करते हैं, लेकिन फिर भी इनको सहूलियात मैसर नहीं आ रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। भाईजान, आप लोग तो गाड़ियां वगैरह भी चलाते हैं, तो कितना नुकसान होता है? सारा खर्चा तो सस्पेंशन की मरम्मत में ही निकल जाता है। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बात बिल्कुल सही है हजरत। ये कि भाई नीचे अभी हमारे यहाँ से लेकर वहाँ सब नालों का रोड का काम गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ से ऊपर मेट्रोविल का जो है मेन नाला है ये बहुत ख़राब है। 2-3 बार रोड बन गया, गवर्नमेंट बना लेता है, लेकिन बारिश का पानी, कंपनियों का पानी निकल के, नाले का पानी सारा जमा हो के रोड बर्बाद हो जाता है। तो जैसा यहाँ बीप चौरंगी से नीचे नाले बना हुआ है, इसी तरह अगर ये नाला बन जाएगा तो इंशाल्लाह कभी ये ख़राब नहीं होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर नाले के साथ साथ सड़क भी बनाने की ज़रूरत है। भाई, आप लोग जब यहाँ से गुजरते हैं तो लाज़िम सी बात है गाड़ियाँ भी उलट जाती हैं। शहरी बता रहे हैं कि रात में अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है। असल बात यह है, तो हम खुद ड्राइवर हैं, ये रोड में जो है ना 100 जो है ना मसले बन जाते हैं। एक्सल टूट जाते हैं, टायर फट जाते हैं, गाड़ी का गलती होने का खर्चा भी हो, ये भी सिलसिला हो जाता है कि गाड़ी गलती हो जाते हैं, नुकसान हो जाते हैं। कभी कभार इंसान भी नीचे आ सकते हैं। तो रोड का हालत आप खुद देख रहे हैं। ये हमारा पाकिस्तान का जो सियासतदान है उसको चाहिए कि ये रोड का कम से कम रोड का तो ख्याल करे, बाकी तो हमारा ख्याल तो है नहीं। महंगाई देखो, हालत देखो। बिल्कुल, सड़कों की बहुत बुरी सूरत हाल है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी जो है यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो बहुत स्लो टर्न ले रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेट्रोविल से जो रोड हबीब चौरंगी की जानिब आ रहा है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाहाल हो चुका है, जबकि यहाँ पर रात के औकात में अक्सर हादसात भी रौनमा होते हैं। यहाँ पर जो नाले हैं वो KMC के नाले हैं और KMC के नाले भी मुकम्मल तौर पर खुले हुए हैं। माजी में हमने देखा कि साबिक
मेयर कराची वसीम अख्तर के दौर में यहाँ पर ADP फंड से जो है वो सड़कें बनवाई गई थी, लेकिन वो सड़कें अब मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एक मरतबा फिर सड़कें बनवाने की ज़रूरत है। ताहम यहाँ के जो लोग हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा मेयर कराची जो है वो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हैं, वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि यहाँ का जो सनती एरिया है वो सबसे ज़्यादा टैक्स भी देता है और यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो हुकूमत को जो फंड चाहिए होता है उसमें भी सनती एरिया जो है वो मदद फराहम करता है। ये जो बिनौरिया टाउन जाने वाली जो शारा है इसकी भी बड़ी बुरी सूरत हाल देखने को मिल रही है। वहाँ से मदरसे के बच्चे जब निकलते हैं और जब जामिया बिनौरिया से लोगों की छुट्टी होती है तो एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो बुरी सूरत हाल यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ट्रैफिक जैम जो है वो रोज़ाना का अब मामूल बन चुका है। मिनटों का सफ़र जो है अब घंटों में तय होता है। ताहम अगर यहाँ पर सड़क की अस्तरकारी करवा दी जाए, मरम्मत करवा दी जाए, लाइट्स लगा दी जाए तो रात के औकात में यहाँ पर शहरी जो है वो हादसात से भी बचेंगे और साथ साथ जो फ्यूल इस वक्त जो है आपको पता है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है तो पेट्रोल की कंजम्पशन भी जो है वो बचेगी। जी जुनेद जावेद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रंजोर लाइन के इलाके गजदराबाद की रिहायशी, तिजारती और तिब्बी लिहाज से मसरूफ तरीन अलशिफा स्ट्रीट एक बरस सीवरेज के नकारा निज़ाम का शिकार बनी हुई है। शाहरा की तबाहाली से हर तबका परेशान है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। बिल्कुल, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वाटर कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया गया और बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन शहर से फराहमी और निकासी आपके मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ UC5 रंछोड़ लाइन गजदाराबाद सदर टाउन के इलाके से। मसरूफ़ तरीन ये अलशिफा स्ट्रीट है। मेरे कैमरामैन उस्मान आपको दिखाएंगे। इंतहाई दगरगूं इसकी सूरत हाल है और यहाँ पे सीवरेज का पानी जो है वो पूरी सड़क पर फैला हुआ है। जगह जगह ताफुन है, मलबे के ढेर हैं और ये सड़क जो है किसी खंडर का मंजर पेश कर रही है। इस शारा की अहमियत ये है कि इंतहाई मसरूफ़ ये शारा है जिसमें स्कूल भी हैं, मदारिस भी हैं और बुलंदोबाला इमारतें हैं जहाँ पे हज़ारों अफराद रिहाइश पजीर हैं, यौमी आमदरफ्त होती है और कमर्शल एरिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सब के सब परेशान हैं इस तमाम गंदगी से और ग़लाज़त से और उनका कहना ये है कि कारोबार तबाह है और घरों में रहना मुश्किल हो चुका है। एक शहरी हमारे साथ यहाँ के रहने वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कब से ये सूरत हाल है और क्या क्या परेशानी है? ये तकरीबन 1 साल हो गया जो साल से ये चीज़ चल रही है। यहाँ पर आपको मदरसे मिलेंगे, 2 स्कूल हैं और क्लिनिक बने हुए सारे इधर। अलशफा जो है ये क्लिनिक है और यहीं से सिविल का रास्ता जाता है। सारा कमर्शियल एरिया है ये और कारोबारी इलाका है। बच्चे बार बार गिर जाते हैं गटर के अंदर, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और इतना कीचड़ लगा हुआ है। तो आप ये मुझे बताइएगा कि अब तो मुंतखब नुमाइंदे आए हैं, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अगर कुछ नहीं कर रहा तो मुंतखब नुमाइंदे कुछ नहीं कर रहे क्या? आते हैं, चक्कर लगाते हैं, सर्वे करके चले जाते हैं। अगर आएंगे भी मशीन आएगी, थोड़ा सा साफ़ करेगी, 1 घंटे के बाद फिर दोबारा पानी जमा हो जाता है। परेशानी है, जरासीम आ रहे हैं, बीमारियाँ चल रही हैं, जो ये डेंगू वायरस ये वगैरह सब इसी चीज़ से आ रहा है। लेकिन हम लोग किसके पास जाके बोलें कि ये चीज़ करो? एक दिन की बात हो बंदा कर लेता है। आपको बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि बीमारियों का यहाँ पे राज है और आमदोरफ्त मअतल बनी हुई है और सांस लेना महाल है ताफुन की वजह से और आवाम का वही रोना है कि किसके पास जाएं, किससे दादरसी चाहें। हर जगह दरख्वास्त दी है लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं होता। फौरी तौर पर यहाँ पे सीवरेज को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जी, करंगी 3.5 नंबर में सीवरेज के नकारा सिस्टम से स्कूल जाते बच्चे और नमाजी सबसे ज़्यादा परेशान हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि आए रोज़ बाइक पर सवार कोई ना कोई शहरी गिर जाता है। मज़ीद जानेंगे अक्सर शाहिद से। बिल्कुल, मैं कोरंगी 3.5 नंबर में मौजूद हूँ और हमने आपको पहले भी कोरंगी की बहुत सी सड़कें गलियाँ ऐसी दिखाई कि जो सीवरेज के नकारा सिस्टम का शिकार है। इस वक्त भी मैं अगर अपने अगब में आपको दिखाऊं तो यहाँ भी हमें वही जो है वो नहुलिया नज़र आता है कि किस तरह जो है वो सीवरेज का पानी यहाँ सड़क पर मौजूद है। पूरी गली को जो है वो अपने जद में ले लिया गंदे पानी ने। घरेलू ख़वातीन मौजूद हैं, बताइएगा अभी भी बच्चों को स्कूल से ला रही हैं तो किस तरीके से यहाँ पर जाती हैं? यही तो बहुत ज़्यादा गंदा है। आज तो फिर बहुत कम है, यहाँ पे बहुत दफ़ा शिकायत भी कर चुके हैं। पार्क भी है बिल्कुल बराए नाम, स्कूल भी है, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ का। कितनी दफ़ा हो गई, तकरीबन सालों से ही यही सिस्टम है। खाली वोट लेने आते हैं, बाकी और कोई काम नहीं होता। आप खुद देख रही हैं और इससे भी पहले अभी कभी और किसी दिन आएंगे तो इससे ज़्यादा डबल मिलेगा आपको।
जी बिल्कुल, यकीनन आपने सुना होगा, इनका कहना है कि नुमाइंदे जो है वो वोट लेने आते हैं लेकिन उसके बाद जो है वो गायब हो जाते हैं, काम होता है वो कहीं नज़र नहीं आता। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी जो है वो गंदा पानी ने जो है वो गली को अपनी जद में ले लिया। अगर बात करें पीछे मौजूद पार्क की, तो पार्क जो है वो बराए नाम है खस्ता हाली का शिकार है। ऐसे कई पार्क कोरंगी में मौजूद हैं जो सिर्फ पार्क के नाम पर जो है वो खस्ता हाली में है। इससे देख सकते हैं कि आप किस कदर गंदा पानी जमा है। बच्चे जो है वो यही वालिदैन को डर रहते हैं कि गिर ना जाएँ और गंदगी में ना आ जाए, कोई चोट ना लग जाए इनको। पानी जमा रहने से गली जो है अब वो खस्ता हाली को पहुंचती है, सड़कें ख़राब होने लगती हैं, जिससे जो है बाइक पर सवार शहरियों को झटके लगते हैं, बाइक में भी नुकसान निकलने लगता है और जो है कमर पे जो झटके लगते हैं उसके लिए भी नुकसानदेह है। बल्दियाती नुमाइंदे जो है उनको चाहिए कि अब मैदान में आएँ और इस तरह के जो मसले हैं उनको हल करें। जी सरकारी रिहायशी फ्लैट्स खाली कराने के लिए महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से नोटिस जारी हो गया है। जिले इंतजामिया को पुलिस फोर्स की मदद से फ्लैट्स खाली कराने का हुक्म दे दिया गया। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे आरजी जमाली से। देखिए, इस वक्त मैं सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं GOR2 वहाँ पर मौजूद हूँ। कल फिर एक नोटिस जारी हुआ है, इनको 200 से ज़ायद फ्लैट्स हैं यहाँ GOR2 में। ये बुनियादी तौर पे सरकारी मुलाजमीन के फ्लैट्स हैं और सरकारी मुलाजमीन को गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से रिहाइश दी गई है। यहाँ पर लोग बरसों से आबाद हैं। ये जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं 30-30 बरस भी हो गए हैं, 40 बरस भी हो गए हैं, 20-20 बरस भी हो गए हैं। ये मामला भी कोई नया नहीं है। 12 इस तरफ के नोटिस आते हैं, खाली कराने के लिए दबाव डाला जाता है, फिर जो है लोग एहतजाज करते हैं, फिर गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी बनाती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला भी दिया गया था, लेकिन साबिका जो हुकूमत थी उसने ये फ़ैसला किया था कि इन फ्लैट्स को खाली नहीं कराया जाएगा, एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन ये फ़ाइल जो है साबिका हुकूमत के टेबल पर पड़ी रही, इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं हो सका। अब जो मौजूदा निगरान हुकूमत है सितंबर में इन्होंने नोटिस दिया है। कल एक दोबारा नोटिस जारी हुआ जिसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि पुलिस की ताकत को इस्तेमाल करते हुए ये सरकारी फ्लैट्स खाली कराए जाएं। इस वक्त मेरे साथ मकीन मौजूद हैं इन फ्लैटों के कुछ, ये सारे गवर्नमेंट मुलाजिम हैं। मैं इनसे बात कर लेता हूँ। मसला क्या है, क्यों खाली करवाया जा रहा है? जबकि हम भी सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। मुझे यहाँ रहते हुए तकरीबन 50 साल हो गए। मतलब मेरे समझे कि छोटे से बड़ा मैं इसी कॉलोनी में, मेरे वालिद सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉई थे और उसके बाद ज़ाहिर है मुझे डायरेक्टरेट में जॉब मिली, तो उसके बाद फ्लैट मुझे अलॉट हो गया। मेरे अपने नाम पर अलॉटमेंट को तकरीबन 22 से 24 साल हो गए हैं। लेकिन अब इन्होंने एक पॉलिसी और नॉन पॉलिसी का एक वो इशू डाल दिया है, जिसके लिए हमने कोर्ट में फ़ाइट की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, उसमें भी ये था कि भी अगर ये पॉलिसी बना लेते हैं और कुछ कर लेते हैं तो इनको रहने दिया जाए। आप क्या कहेंगे, ये फ्लैट आपसे खाली करवाए जा रहे हैं? सर हमारा भी जैसे ये रशीद भाई ने कहा है, इसी तरह से हमें करसे से रह रहे हैं। तकरीबन यहाँ 40 साल हो गए। पहले वालिद साहब रहते थे, उसके बाद से मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गया। मैं भी गवर्नमेंट मुलाजमिन हूँ। हम प्रॉपरली यानी हमारा हाउस रेंट डिडक्ट हो रहा है, प्रॉपरली हम अपना बिल पे कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसमें हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें, ये लोग कह रहे हैं कि इनको खाली करवा के दूसरे मुलाजिमों को दिया जाएगा। अगर खाली हो जाता है तो आप कहाँ जाएंगे? हम तो फिर हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना यहाँ अपना घर है ना कुछ है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें रिटायरमेंट तक रहने दिया जाए। रिटायरमेंट के बाद जिस तरह हम खुद ही खाली करके चले जाएंगे, गवर्नमेंट के फ्लैट हैं। सुना आपने, ये कुछ मैंने सरकारी मुलाजमीन से बात की है जो GOR2 सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के रिहाइश पजीर हैं। इसी तरह का मसला शादमान टाउन के सरकारी फ्लैट्स का भी है, इसी तरह का हुमायूं हाउस है, उसका भी मसला है। ये सिर्फ 200 के लगभग फ्लैट्स तो यहाँ पर हैं GOR2 में। इस तरह शादमान में मुलाजिम रहते हैं। अब पेचीदगी ये है कि गवर्नमेंट मुलाजिम सभी हैं, लेकिन एक सेक्रेटरीट और नॉन सेक्रेटरीट का इशू है। मामला कोर्ट में भी है, मामला सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी साज इदारों के पास भी है, लेकिन देख रहे हैं कि ये मसला हल नहीं हो रहा। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत हुई है। जस्टिस नेमतुल्लाह ने पुलिस तफ्तीश को नाकिस करार दे दिया। जस्टिस का कहना था कि पुलिस अभी तक रिवायती तरीकों से लापता अफराद को तलाश कर रही है। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे नुमान गुल से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा।
جی ہاں بالکل، یہ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے پولیس تفتیش کو ناقص قرار دے دیا ہے۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پولیس ابھی تک روایتی طریقوں سے لاپتہ افراد کو تلاش کر رہی ہے۔ لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کے لیے ماڈرن ڈیوائسز اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، جس پر جو ہے وہ عدالت نے یہ حکم دیتے ہوئے تفتیشی افسران کو تمام متعلقہ اداروں سے معلومات حاصل کر کے رپورٹ جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے جہانگیر کے لاپتہ ہونے کی درخواست بھی نمٹا دی ہے۔ جی درخواست نمٹا دی گئی ہے۔ نمان کو اپڈیٹ کے لیے بہت شکریہ۔ احتساب عدالت میں پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے سماعت بغیر کسی کارروائی کے 7 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں ان کے وکیل کے ساتھ موجود اپنے نمائندے جواد آصف سے۔ جی بالکل، آج احتساب عدالت میں پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس کے سلسلے میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ان کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ خواجہ نوید صاحب موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، آج شاہد خاقان عباسی صاحب پیش ہوئے ریفرنس میں، تو کیا پیش رفت ہوئی ہے آج اصل میں پہلی ڈیٹ تھی جب سے واپس آیا ہے ریفرنس، تو سب کو نوٹسز جاری ہوئے تھے۔ ملزمان اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں تھے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آ گئے، باقی 2-3 ملزمان آ گئے۔ ایک ملزم جس میں ارشد مرزا جو اس وقت پیٹرولیم کے سیکرٹری تھے، فیڈرل سیکرٹری گریڈ 22 کے، وہ آج نہیں آ سکے، تو ان کی طرف سے میں نے کنڈونیشن آف ایبسنس کی درخواست لگائی ہے۔ چونکہ ان کی بچی کی شادی ہو رہی ہے تو ان کی وہ الاؤ ہو گئی ہے درخواست، اور بس وہ نہیں تھے۔ اور آج چونکہ کوئی گواہ حاضر نہیں تھا اور پروزیکیوٹر کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، تو بہرحال عدالت نے تاریخ دے دی 7 نومبر، اور انشاءاللہ اگلی تاریخ پر گواہوں کو بھی طلب کیا گیا ہے، پروزیکیوٹر صاحب بھی آئیں گے، اور پھر جو بھی ہوگا کیس چلے گا، ہم ملزمان بھی سارے حاضر ہوں گے، ارشد مرزا کو بھی بلا لیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھا آپ نے ان کا یہی کہنا تھا کہ آج کوئی بھی گواہ حاضر نہیں ہوا ہے، تو اس وجہ سے جو ریفرنس کی سماعت ہے وہ بغیر کسی کارروائی کے 7 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جی کراچی میں گیسٹ ہاؤسز کی آڑ میں غیر اخلاقی حرکات ہونے لگیں، پولیس بھی اس گھناؤنے دھندے میں ملوث نکلی۔ ایس ایس پی شرکی نے گلستان جوہر میں چھاپہ مارنے والی خاتون ایس ایچ او کو مبینہ طور پر رشوت لینے کے الزام میں عہدے سے تنازلی اور معطل کر دیا ہے۔ شازیہ میمن نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ چھاپہ مارنے پر ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ مزید جانیں گے شاہزیب حسین سے۔ جی شاہزیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لیکن ضلع شرکی خاتون ایس ایچ او نے 14 اکتوبر کو گلستان جوہر کے گیسٹ ہاؤس پر کارروائی کے دوران 13 نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو گرفتار کیا اور واقعے کا مقدمہ گلستان جوہر تھانے میں درج کرا دیا۔ ایس ایچ او وومن شازیہ رفیق میمن نے الزام عائد کیا ہے کہ گیسٹ ہاؤس کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر بالا افسران نے میرے خلاف انتقامی کارروائی کی اور عہدے کی تنازلی کر کے معطل کر دیا اور سپرنٹینڈنٹ پولیس گلشن اقبال آفس بھیج دیا ہے، جس پر ایس ایس پی ضلع شرکی عرفان بہادر اور ایس پی گلشن اقبال ایاز حسین نے سی ٹی نیوز نیٹ ورک کو واقف متعلق موقف دے دیا ہے اور رپورٹ فراہم کر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او وومن ضلع شرکی شازیہ رفیق میمن گیسٹ ہاؤس سے رشوت خوری میں ملوث ہیں۔ واقعے کے ریز معطل کی گئی ایس ایچ او شازیہ کی گاڑی سے کارروائی کے بعد 1.5 لاکھ روپے سے زائد کی رقم برآمد ہوئی تھی۔ رپورٹ میں مزید انکشاف ہوا کہ سابقہ ایس ایچ او اپنے پرائیویٹ بندوں کے ہمراہ مختلف کارروائیوں کے بعد رشوت طلب کرتی تھی۔ پرائیویٹ بندوں کی شناخت کیسر اور گل احمد کے نام سے ہوئی، جن کے خلاف شہر میں مقدمات درج ہیں۔ دونوں پرائیویٹ بندے سابقہ ایس ایچ او وومن ضلع شرکی شازیہ سے مکمل رابطے میں رہنے کا انکشاف کر دیا ہے، جبکہ ایس ایس پی شرکی عرفان بہادر کا کہنا ہے کہ متعلقہ سابقہ ایس ایچ او سے جو ہے ایس ایچ او کے خلاف جو ہے محکمہ جاتی کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ جی شازیہ میمن کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ 15 تاریخ کو جب میں اپنے تھانے میں بیٹھی ہوئی تھی اور مخبر خاص کی اطلاع پر میں گلستان جوہر تھانے پہنچی اور وہاں پہ ایس ایچ او صاحب کو یہ ساری بات بتائی کہ جو ہے نا گیسٹ ہاؤس میں یہ میں مطلب ریڈ کرنا چاہ رہی ہوں، اور جو ہے نا انہوں نے اپنی مجھے پھر باقاعدہ نفری موبائل بھی دی اور میں ان کے ساتھ جو ہے نا ریڈ کر کے آئی ہوں، اور پھر جتنے بھی ملازمان وہاں سے گرفتار ہوئے وہ میں نے ایس ایچ او گلستان جوہر کے ہینڈ اوور کیے، مطلب اس کے ان کو قانونی کارروائی کے لیے۔ تو انہوں نے پھر جو ہے نا 294 میں اس کی جو ہے نا ایف آئی آر کروائی، اور جو کہ میری مدعیت میں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے کہا گیا کہ آپ گھر چلی جائیں۔ اس کے بعد جب میں گھر آئی تو سسپینشن کی میری جو ہے نا
कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से बात करें तो पाक सुजुकी ने 4 रोज़ के लिए प्लांट की बंदिश का ऐलान कर दिया है। स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए आगाह कर दिया गया है। गाड़ियों का प्लांट 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बंद रहेगा। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताएगा कि प्लांट को बंद करने की क्या वजूहात हैं? जी, पाक सुजुकी मोटर ने अपने एलानिये में कहा कि खाम माल स्टॉक में कमी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है, जिससे पैदावार जारी रखना मुश्किलात हो रही है, जिसकी वजह से पाक सुजुकी ने 4 रोज के लिए प्लांट आर्ज की बंदिश का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया और गाड़ी का प्लांट 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बंद रहेगा। और ये भी कहा है कि बाइक मोटरसाइकिल बनाने वाला प्लांट भी 1 नवंबर से 3 नवंबर तक बंद रखा जाएगा। ये आर्जी बंदिश है, जिसकी बुनियादी वजह ये कि इन्वेंट्री की कमी की वजह से प्लांट बंद रखने का फैसला किया गया। मजीद कोई तब्दीली हुई तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया जाएगा। अशरफ खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। PIA माली बहरान के मामले पर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने CEO कौमी एयरलाइंस से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहरुख शाह से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो PIA की परवाज़ों का जो मसाइल हैं वो शिद्दत इख्तियार करते हुए जा रहे हैं। PSO और जो PIA है उसके दरमियान एक सर्द जंग जो है वो जारी है। PSO ने जो PIA की परवाज़ों के लिए फ्यूल है उसकी फराहमी जो है वो बंद कर रखी है, जिसकी वजह से परवाज़ें जो है वो मुसलसल ताख़ीर और मनसूखी का शिकार जो है वो हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त जो ऑफिसर्स PIA ऑफिसर्स एसोसिएशन है उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं सफदर अंजुम साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि PIA के जो मुलाजमीन हैं वो कितने परेशान हैं। इस पहले जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसाइल चल रहे थे और अब ईंधन की जो है वो फराहमी बंद होने से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं। देखिए जी, ये इस वक्त जो सूरत हाल पैदा की गई है कि जानबूझ के PIA के ख़िलाफ़ सूरत हाल पैदा की गई है, इसलिए कि ये दोनों इदारे PSO की दुनिया में पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने पैसे देने हैं और PIA मुसलसल पैसे दे भी रही है, लेकिन ये एक साजिश का हिस्सा है, हम समझते हैं। इसमें PIA की नाहल मैनेजमेंट का भी पूरा हाथ है, क्योंकि मौजूदा CEO इस पूरे PIA की मामलात को मैनेज करने में पूरी टीम और इसके साथ जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो नाकाम हो गए हैं। तो हमारा पहला मुतालबा हमारी एसोसिएशन का ये है कि इन दोनों को फौरी तौर पे PIA से अलग किया जाए, इनको बरतरफ किया जाए और PIA के अंदर से कोई अच्छे लोगों को लाएं जो इन मामलात को मैनेज कर सके। PIA को आज भी ये जो मौजूदा हुकूमत का तो ऐसे लग रहा है कि कोई और एजेंडा ही नहीं है, सिर्फ ये लगे हुए हैं कि PIA को किसी तरह प्राइवेटाइज़ किया जाए। PIA को प्राइवेटाइज़ करने से हज़ारों लाखों लोगों की मुलाजमत का मसला है, लेकिन इस वक्त हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत में एक ऐसा माफिया बैठा हुआ है जो मुसलसल PIA के ख़िलाफ़ PSO को और दीगर मामलात इस्तेमाल करके इसकी साख को ख़राब करके ताकि इनको बेचने में आसानी रहे। जी बिल्कुल, देखिए जो जनरल सेक्रेटरी हैं PIA ऑफिसर्स एसोसिएशन के सफदर अंजुम साहब, उनका ये कहना है कि हमारा जो है मुतालबात यही हैं कि जो CEO PIA है उनको फौरी तौर पे जो है वो बरतरफ किया जाए और जो उनके साथी हैं उनको भी जो है वो उनकी सीटों से जो है वो बरतरफ किया जाए, ताकि ये जो निष्कारी की मुहिम जो है वो PIA की चल रही है वो भी ख़त्म की जा सके और जो भी जो मसनूई माशी बहरान जो है वो पैदा किए जा रहे हैं उसका भी जो है वो ख़ात्मा किया जा सके। जी, कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। बाजार में भी गिरावट देखी जा रही है, स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस हवाले से जो सनअतकार है उनका एतमाद बहाल हुआ है या नहीं, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट काटी हैं फराजुर रहमान से बात करते हैं। इस दोहराई पे इस वक्त मुल्क आ गया था, उसके बाद जिस तरह से आर्मी चीफ ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके और जिस तरह से इदारों ने अपना किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता आवाम का जो खोया हुआ एतमाद था वो बहाल होता शुरू हो गया और इसकी हालिया मिसाल आप स्टॉक एक्सचेंज के जो प्राइसेस के यूनिट की बढ़ने की है, ये भी आपके सामने है। तो मैं इसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये जो पीक टाइम है जिसके स्मगलिंग के ऊपर एंटी हो रहा है, जो तमाम चीज़ों के ऊपर जो वर्किंग चल रही है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी कंटिन्यूशन जो है वो चलती रहनी चाहिए, बजाय इसके कि अभी हम इंतखाबात की सियासत में जाएं और फिर उसके बाद हम ये जो इकनॉमी का सफ़र है इसको डीरेल करके पीछे कर दें और फिर हम 3-4 महीने 5 महीने पीछे चले जाएं। तो मैं समझता हूँ कि उसके अभी इस वक्त जो है इसकी कंटिन्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो मेरी जो है वो तमाम जो भी फैसला
کندگان ہیں ان سے یہی اپیل ہوگی کہ ابھی الیکشن کی طرف جانے کے بجائے ملک کی پالیسی کو اکنامی کو مضبوط کرنے کی طرف کوشش کریں. مقامی صنعت جو ہے وہ تو تباہ برباد ہو چکی ہے. پانی کے اندر جو ہے وہ پچھلے تقریباً آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 1 دہائی سے گیس کا ہی مسئلہ چل رہا ہے, بجلی کا مسئلہ چل رہا ہے. اب پانی کے اوپر بھی یہ مسئلہ ہے کہ ٹینکر سے بھی پانی اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انڈسٹری کے مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ کھڑے ہیں جو کہ تو ہیں. ڈالر کے نیچے آنے سے یہ ضرور ہے کہ مہنگائی بہتر ہوگی, مگر اس کے لیے بھی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. اس کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ کچھ عناصر جو اسٹاک کرنے پہ اور جو اپنی جو اسٹاک کے بہاف پہ جو اس طرح سے وہ کر رہے ہیں اور پرائسز کو نیچے نہیں لے کے آ رہے, جبکہ وہی والی بات ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو 1 منٹ میں بڑھا دیتے ہیں, جب کم ہوتی ہیں تو وہ اگلے دن سے ریفلیکٹ کرتے ہیں. بالکل دیکھیں, فراز الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ روپیہ مضبوط ہو رہا ہے, مقامی صنعت کے لیے بھی فائدہ ہے, مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملے گی. جی صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن کے بعد ڈالر سمیت تمام اجناس کی قیمتوں میں کمی سے عوام کو ریلیف ملا ہے. مزید جانیں گے اشرف خان سے. ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے. جیسے اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, ڈالر مسلسل نیچے آ رہا ہے, ساتھ ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. اب انڈسٹری کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ شرح سود اور بجلی قیمتوں میں کمی ہو. FPCCI کے صدر عرفان اقبال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, کیا کہیں گے, معیشت کے لیے کیا اہم فیصلے کرنے ہوں گے؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف صاحب کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے ڈالر کی پرائس کو انہوں نے ایک تو نیچے لے کے آ رہے ہیں اور مسلسل نیچے جا رہی ہے. مجھے امید ہے کہ جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے 250 کا, تو وہ انشاءاللہ اس کو پورا کریں گے. اور کیونکہ یہ پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے بھی امپورٹس کے لیے بھی دونوں کے لیے بہت ضروری, اور ایک انفلیشن جو ایک طوفان تھا وہ طوفان تھم گئے اس سے. اور اب دیکھنے کے آپ کے پیٹرول کی پرائس بھی نیچے آ گئی, آپ کے اس کی پرائس بھی نیچے آ گئی, آٹے کی, گھی کی, چینی کی. تو یہ ساری چیزیں جو نا یہ پازیٹیو اپنا ساتھ اس کے آنے شروع ہو گئے. دوسری بات جو آپ نے کی وہ یہ کی کہ جی انڈسٹری کیسے چلے گی. تو انڈسٹری کے جو حالات ہیں, انڈسٹری اس وقت بالکل بحرانی کیفیت میں ہے, کیونکہ آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے 22% قائبر, اور اس کے اوپر 3% گورنمنٹ جو کمرشل بینک کی لیتے ہیں, تو یہ تقریباً 24-25% کے قریب پڑتا ہے. 24-25% میں کوئی بھی بزنس اس وقت, کوئی بھی انڈسٹری فیزیبل نہیں ہے. پھر دوسری بات کہ آپ جب الیکٹریسٹی کو دیکھتے ہیں تو ہر مہینے آپ کی الیکٹریسٹی کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ ایک اتنا بڑا برڈن ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر آگے نہیں چلنا. ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ہمیں اس کو نکالنا پڑے گا اور کچھ چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا. ادروائز آپ کی انڈسٹری میں پہلے ہی ڈکلائننگ کی طرف ہے, ہماری ایکسپورٹ پہلے بھی تھوڑی سی ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. تو اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا اور اس کو اچھے طریقے سے مینیج نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ ڈکلائن آ جائے گا. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہوگی ایز اے پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کہ فوری طور پہ بجلی کے اوپر جو پرائسز آپ انکریز کر رہے ہیں, خدا کے لیے اس کو کنٹرول کریں. اوورال دیکھیں کہ چیزوں کے اوپر فرق پڑ گیا ہے, آپ کا ڈالر نیچے آ گیا ہے, آپ کے اور چیزیں نیچے آ گئی, تو اس کو الیکٹریسٹی کو بھی نیچے آنا چاہیے, اس کو بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا کم کرنا چاہیے تاکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہتر ہو سکے. جی, جیسے کہ آپ نے سنا FPCCI نے صاحب بڑا مطالبہ کیا ہے کہ اب بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی جو شرح سود بینک مارکیٹ کے ساتھ 24 سے 25% ہے اس میں بھی بڑی کمی ہونی چاہیے. ملک میں وافر مقدار میں دیسی اور درآمدی گندم ہونے کی بدولت مختلف اقسام کے آٹوں کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے. مزید جانیں گے وسیم افتخار سے. جی بالکل, شرکائت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. بالخصوص گندم کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے. چکی کے لیے جو گندم ہے اس اوپن مارکیٹ میں وہ تقریباً 5 روپے تک سستی ہو چکی ہے فی کلو. تو اوپن مارکیٹ میں چکی والوں کے لیے جو گندم سستی ہوئی ہے وہ تقریباً اب 135 روپے سے کم ہو کے 130 روپے کلو پر آ گئی ہے. اور جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندم جو اوپن مارکیٹ میں سستی ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریٹیل مارکیٹ میں آٹے کی قیمتوں میں نظر آ رہے ہیں, اور آٹے کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو گئی ہے. بالخصوص بات کریں چکی کے آٹے کی, تو چکی کا آٹا 10 روپے سستے ہو کے اب 170 روپے سے کم ہو کے 160 روپے کلو پر آ گیا ہے. اسی طریقے سے فائن آٹا جو کہ 160 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا تھا وہ بھی 10 روپے سستا ہو کے 150 روپے کلو پر آ گیا ہے. اور اسی طریقے سے جو 2.5 نمبر کا آٹا ہے وہ تقریباً 5 روپے سے لے کے 10 روپے تک سستا ہوا ہے. کہیں پہ 140 روپے کلو اور کہیں پہ 145 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ دکاندار موجود ہیں فضل حکیم, ان سے جانتے ہیں. یہ بتائے گا کہ آٹے کی قیمتوں میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کی بنیادی طور پر وجوہات کیا ہیں, اور اوپن
ओपन मार्केट में गंदम कितनी सस्ती हो चुकी है और क्या वजूहत है? मेन वजह तो यही है कि जो बाहर से गंदम आई है हमारे मुल्क में, उसकी वजह से जो मुकामी गंदम है उसका लोड कम हो गया। तो जो फ्लोर मिल वाले पहले ओपन मार्केट से गंदम ख़रीदते थे और उनकी ज़रूरत तो ओपन मार्केट से पूरी होती थी, तो बाहर से गंदम आने से उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है। ओपन मार्केट में भी इसी वजह से गंदम सस्ती हो गई है और फ्लोर मिल वालों ने भी आटा कम किया है, और इसी तरीके से मार्केट में चक्की के जो आटे हैं उन्होंने भी गंदम के रेट कम होने की वजह से तकरीबन 10-10 रुपये रेट कम कर दिए। जी फजल हकीम का बताना है कि सूरत ये है कि दरामदी गंदम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान आई है। बल्गारिया और रूस से गंदम के जहाज़ जो हैं वो गंदम लेके कराची के बंदरगाहों पर पहुँचे हैं। इस वक्त गंदम की वाफिर मकदार मौजूद है सिंध में, बिलखुसूस कराची में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि नेशनल कोचिंग सेंटर के जिमनेजियम हॉल में अल्फा स्पोर्ट्स के तहत बैडमिंटन मुकाबले जारी हैं। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद हमाद से। जी नेशनल कोचिंग सेंटर में अल्फ़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। अंडर 13, 15, 17 और 19 कैटेगरी के ये मुकाबले हो रहे हैं। हमारे साथ जो है द नेक्स्ट स्कूल की जो है वो लड़कियां मौजूद हैं अंडर 15 की, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच जीत के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। इन लड़कियों से जो है हम बात कर लेते हैं। आप सबसे पहले मुझे बताइएगा, सेमीफाइनल के लिए आप मैच खेलने जा रही हैं अभी, तो कैसा लग रहा है स्पोर्ट्स फेस्टिवल अल्फ़ा का, जिसमें आपके स्कूल की टीम यहाँ पर मौजूद है? हमें ऐसा कि हमें अच्छा फील हो रहा है कि हम अभी इतना फार आ गए हैं, इतना हमने अच्छा किया, हम प्राउड फील हो रहे हैं। और हम सर को थैंक यू करें कि उन्होंने हमें कहते हैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है। आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है दी नेक्स्ट स्कूल गुलशन कैंपस की जानिब से आप यहाँ पर खेलने आई हुई हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल है। अल्फ़ा स्पोर्ट्स ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है ये पूरा फेस्टिवल, तो कितना इंजॉय कर रही है इस टूर्नामेंट? हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है दी नेक्स्ट स्कूल के स्टूडेंट्स होकर, और बहुत ज़्यादा हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है जीत कर मैच। बैडमिंटन इससे पहले कभी खेला है या सिर्फ स्कूल लेवल पे खेलना पसंद करेंगे या आगे अच्छे लेवल पे भी खेलना चाहते हैं? मैं अच्छे लेवल में भी खेलना चाहती हूँ और मैं बहुत सालों से खेल भी रही हूँ और मैं चाहता भी है। सेमीफाइनल के लिए क्या तैयारी है? जीतेंगी सेमीफाइनल? इंशाल्लाह हम जीतने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे साथ मौजूद है दी नेक्स्ट स्कूल गुलशन कैंपस अंडर 15 की ये लड़कियां हैं जो कि सेमीफाइनल के लिए अभी मैच खेलने जा रही हैं। इनका ये कहना है कि क्वार्टर फाइनल जीता इन्होंने, सेमीफाइनल में जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और दी नेक्स्ट स्कूल कोशिश करेंगी कि दी नेक्स्ट स्कूल को ये टाइटल विन करवाएं। जी।